इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो जहाँ पे हमने छोड़ दिया था वहाँ से आगे पढ़ते हैं। नैतिकता के निर्धारक। नैतिकता के निर्धारक शब्द सामान्यतः नैतिकता के प्राचीन विवरणों में आते हैं। इसमें नैतिक कर्ता के गलत कार्यों हेतु उसके उत्तरदायित्व या दोष की सीमा पर चर्चा होती है। अनेक परिस्थितियों में अपराध करने वाला व्यक्ति स्पष्टतः दोषी होता है, लेकिन अनेक वैध कारण हो सकते हैं जिनसे गलत काम करने वाला गलती के लिए अपने उत्तरदायित्व से पूर्णतः या अंशतः मुक्त हो अंशतः मुक्त कहीं भूल जा रहा हूँ मुक्त हो सकता है। नैतिकता के निर्धारकों पर चर्चा करने से पहले हमें इस पहलू पर संक्षेप में चर्चा करनी चाहिए। सहीपन व गलत होने का निर्णय केवल उन्हीं कार्यों के लिए किया जा सकता है जो स्वैच्छिक होते हैं। उनके लिए करने वाले की इच्छा होनी चाहिए या उसके द्वारा आशयित होने चाहिए। कभी कभी कोई कार्य होने से विचार किए बिना हो जाता है, जैसे कि दुर्घटनावश बंदूक चल जाती है। ऐसे में संबंधित व्यक्ति को संभवतः लापरवाही के लिए दोषी माना जा सकता है, अन्य किसी बात के लिए नहीं। नैतिक कर्ता का कार्य स्वैच्छिक होता है यदि वह पर्याप्त ज्ञान पर आधारित हो एवं पूर्णतः इच्छित हो। जो भी बात ज्ञान को कम करती है और इच्छा में आंशिक सहायता देती है, वह कार्य में से स्वेच्छापन को कम करती है। कार्य की स्वेच्छा को कम करने वाली 3 बाधाएं देखी गई हैं: अज्ञान, अनियंत्रित मनोवेग तथा भय। अब हम इन 3 बातों पर संक्षेप में चर्चा करेंगे। यदि कोई कार्य अज्ञानतावश किया जाता है तो यह इच्छा शक्ति के क्षेत्र से बाहर चला जाता है। कुछ भी अज्ञात स्वेच्छया नहीं हो सकता। हाँ, प्रभावित बनावटी अज्ञानता कोई बहाना नहीं हो सकती। जब कोई व्यक्ति जानता है या उसे जानना चाहिए कि भूखे रहने वाले लोगों को तकलीफ हो रही है, तो वह अज्ञानता का दावा नहीं कर सकता। यह बुद्धूपना भी होता है जब कोई व्यक्ति ऐसे मामले की जानकारी लेने का प्रयास नहीं करता जो उसके लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रकार यदि प्रशासक लोग अपने काम के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बारे में जानने की कोशिश नहीं करते तो वे बुद्धूपन वाले अज्ञान के दोषी हैं। दूसरी ओर अशिक्षित ग्रामीण महिलाएं जिन्हें बहुत कम जानकारी हो पाती है, असली तौर पर अज्ञानी मानी जा सकती हैं। व्यक्ति को याद रखना चाहिए कि अज्ञान कभी भी कानून के उल्लंघन का बहाना नहीं हो सकता। यदि कोई नैतिक कर्ता भावुक हो जाता है तथा अपनी इच्छा पर से अपना नियंत्रण खो देता है तो उसका कार्य या क्रिया अनैच्छिक हो जाता है। यह बात उस समय विचार में ली जाती है जब अचानक वह गंभीर उत्तेजना में अपराध करने पर किसी अपराधी को हल्का दंड दिया जाता है। नैतिक विचारकों का कहना है कि तीव्र मनोवेग किसी व्यक्ति की इच्छा व तर्क शक्ति से नियंत्रित किए जाते हैं। जब तीव्र मनोवेग इच्छा पर नियंत्रण कर लेते हैं तो कार्य अनैच्छिक हो जाता है। तथापि व्यक्ति को अपने तीव्र मनोवेगों को नियंत्रित करना चाहिए और उन्हें खुला नहीं छोड़ा जा सकता। यह विरल मामलों को छोड़ कभी भी बहाना नहीं बन सकेगा। अंत में लोग अनैच्छिक कार्यों को करने के लिए दबाव या हिंसा की धमकियों के कारण मजबूर हो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति रोकड़िए के सिर पर पिस्तौल तान दे और रोकड़िया सारा धन उसे सौंप देता है तो रोकड़िए का यह कार्य स्पष्टतः अनैतिक है।
ऐसे काम के लिए उसने कोई अपराध नहीं किया है। यद्यपि शारीरिक तौर पर उसने लुटेरे व्यक्ति को धन सौंपा था। नैतिक विचारक इस प्रश्न पर यह निश्चित करने के लिए चर्चा करते हैं कि कब कोई कार्य स्वैच्छिक होता है और कब व्यक्ति अपने कार्यों के लिए नैतिक जिम्मेदारी से छूट मांग सकते हैं। हमने इस प्रश्न पर सामान्य परिप्रेक्ष्य में विचार किया है। इस प्रश्न पर विशिष्ट कार्यों के संदर्भ में भी विचार किया जा सकता है। किसी कार्य की नैतिकता 3 बातों से निश्चित होती है: सोचा हुआ अंत यानी कि परिणाम, प्रयुक्त साधन तथा साधनों को अपनाने से संबंधित परिस्थितियाँ। कोई कार्य अच्छा है या बुरा, यह तय करने के लिए उसके इन 3 पहलुओं की जांच करनी होगी। यह एक सामान्य सोच है तथा किसी विशेष मामले में हल का विस्तारण से विश्लेषण करना जरूरी होगा। इसके बाद हम पैट्रिक जे सीरन द्वारा एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ए फिलोसॉफिकल अप्रोच में दिए विवरण के आधार पर व्यक्तिगत कार्यों की नैतिकता के निर्धारकों पर चर्चा करेंगे। इस विवरण में जरा भिन्न प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया गया है, जो अधिकतर सेंट थॉमस एक्विनास के लेखन से ली गई है। किसी कार्य का नैतिक मूल्यांकन करने के लिए इस विवरण में उसे 3 भागों में बांटा गया है। कार्य का उद्देश्य, वे परिस्थितियां जिनमें कार्य हुआ तथा कार्य का प्रयोजन। कार्य का उद्देश्य, प्रत्येक कार्य का एक उद्देश्य होता है जो इसकी प्रकृति या सार होता है। हमें देखना चाहिए कि यह व्याख्या वर्तमान प्रयोग में आने वाले शब्द उद्देश्य के सामान्य अर्थ से भिन्न है। उद्देश्य का एक अर्थ लक्ष्य या शिकार या प्राप्तकर्ता है, जैसा कि टारगेट ऑफ अनफेयर क्रिटिसिज्म में किया गया है। उद्देश्य का दूसरा अर्थ प्रयोजन, मंशा या लक्ष्य है। लेकिन कार्य के 3 भागों की सीरन की सूची में इसके प्रयोजन को तीसरे भाग के रूप में अलग से बताया गया है। उद्देश्य को परिभाषित करने में सीरन की सोच शास्त्रीय पंडिताऊपन की है, जो अरस्तु द्वारा की गई वस्तुओं, प्राणियों व विषयों के सार की परिभाषा का अनुसरण करती है। पाठक इस शब्दावली से अपरिचित हो सकते हैं, लेकिन जो बातें इनसे ध्वनित होती हैं, बताई गई हैं, वे पर्याप्त रूप से सरल हैं। हर कार्य का एक उद्देश्य होता है जो इसे परिभाषित करता है तथा इसे अन्य कार्यों की ओर बढ़ाता है। उद्देश्य अच्छा, बुरा या उदासीनता का, अर्थात न अच्छा और न बुरा हो सकता है। सच बोलना अच्छा है, झूठ कहना गलत है। सत्य अपनी प्रकृति से ही अच्छा है तथा झूठ बोलना अपनी प्रकृति से ही बुरा है। किसी भी कार्य पर लागू होने वाले 3 सिद्धांत नीचे दिए गए हैं। कोई भी कार्य जिसका उद्देश्य प्रकृति से ही बुरा है, हमेशा वैसा ही रहेगा। ना ही परिस्थितियाँ, ना ही मंशा और ना ही प्रयोजन किसी भी प्रकार से उस कार्य की मूल या अंतर्भूत बुराई को बदल पाएंगे जिसका उद्देश्य बुरा है। चूँकि यहाँ उद्देश्य का अर्थ सार है, अतः जिस कार्य की सार प्रकृति बुरी है, वह अपने बुरे गुण को बनाए रखेगा। इस दृष्टिकोण से कोई परिस्थिति या प्रयोजन झूठ की प्रकृति को नहीं बदल सकते। एक कार्य जो अच्छा है, परिस्थितियों या मंशा के कारण बुरा हो जा सकता है। संतानोत्पत्ति के लिए विवाह में काम क्रिया ठीक या अच्छी है, किंतु अवैध संबंध स्थापित करना या रंग रेली करना या चक्कर चलाना बुरा है। दूसरी परिस्थिति में परिस्थितियां बदल जाती हैं तथा एक अच्छी बात को बुरा बना देती हैं। ऐसा कार्य जो उदासीनता वाला, ना अच्छा ना बुरा है,
वह भी परिस्थितियों या प्रयोजन के कारण अच्छा या बुरा हो सकता है। दौड़ लगाना अपने आप में न अच्छा है और न बुरा, किंतु किसी एटीएम को लूटने के लिए दौड़ना बुरा है। यदि दौड़ना किसी जलते हुए घर से फंसे हुए बच्चों को निकालने के लिए है तो यह अच्छा है। कार्य की परिस्थितियों से हमारा तात्पर्य उन विशेषताओं से है जो अमूर्त कार्यों को उनको अपनी ठोस अंतर्वस्तु दे देती हैं। वे कार्य के स्थान और समय से संबद्ध होती हैं। वे कार्य करने वाले कर्ता और कार्य करने के ढंग से भी सरोकार रखती हैं। कार्यों का सही होना या गलत होना भौतिक नहीं अपितु नैतिक परिस्थितियों पर निर्भर होता है। सामान्य लेन देन के लिए बैंक की तिजोरी को पैसा निकालने हेतु खोलना एक सामान्य कार्य है, लेकिन चोरी के लिए बैंक की तिजोरी को खोलना अनैतिक और एक अपराध है। कुछ परिस्थितियां कार्य की बुराई को बड़ा कर देती हैं या बढ़ा देती हैं। किसी विधवा के खाते से 20,000 रुपये की हेराफेरी करना किसी अमीर स्टॉक ब्रोकर के खाते में हेराफेरी करने से बहुत अधिक बुरा है। पहले मामले में कार्य का बुरापन अधिक हो गया है। ऐसी हल्का कर देने वाली परिस्थितियां भी हो सकती हैं जो कार्यों की बुरी प्रकृति को कम कर देती हैं। यदि कोई लुटेरा रॉबिन हुड की तरह अमीरों से लूटकर गरीबों को दे देता है तो उसकी लूट कम अनैतिक हो जाती है, किंतु दोनों ही उदाहरणों में कार्यों की अपनी अनैतिक प्रकृति बनी रहती है। परिस्थितियां उस समय विशिष्ट होती हैं जब वे उदासीन कार्यों को अच्छा या बुरा बना देती हैं, या जब वे किसी कार्य में नए प्रकार की अच्छाई या बुराई जोड़ देती हैं। इस प्रकार जब कोई व्यक्ति किसी को लक्ष्य किए यूं ही पत्थर फेंक देता है तो उसका यह कार्य उदासीनता वाला है, किंतु यदि वह किसी कुत्ते या बिल्ली को मारने के लिए पत्थर फेंकता है तो उसका कार्य अनैतिक है। कार्य का प्रयोजन कार्य का फल ही वह प्रयोजन है जो नैतिक कर्ता के दिमाग में कार्य को करते समय या उस समय होता है जब उसकी ऐसा करने की मंशा होती है। एक कार्य के एकल या अनेक फल यानी कि परिणाम हो सकते हैं। प्रयोजन जिस प्रकार से कार्य की नैतिकता को प्रभावित करता है उसे यहाँ नीचे दिया जा रहा है। एक उदासीन क्रिया यानी कि कार्य इसके प्रयोजन के आधार पर अच्छा या बुरा हो जाता है। व्यक्ति गेम्स खेलने और समय बिताने के लिए कंप्यूटर चलाना सीख सकता है। यह कार्य सामान्य तौर पर उदासीनता वाला है। वृद्धाश्रम के कामकाज में मदद के लिए व्यक्ति कंप्यूटर सीख सकता है। यह कार्य सामान्य तौर पर उदासीनता वाला है। वृद्धाश्रम के कामकाज में मदद करने के लिए व्यक्ति कंप्यूटर सीख सकता है, ऐसा करना अच्छी बात है। दूसरी ओर बैंक खाता हैकिंग करने के लिए भी कंप्यूटर सीखा जा सकता है जो अनैतिक है। कोई कार्य जिसका उद्देश्य अच्छा हो अपने प्रयोजन के कारण कमोबेश अच्छा हो जाता है। यदि कोई उचित कारण हेतु चंदा देता है तो यह अच्छा कार्य है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति चंदा मांगने वाले से पीछा छुड़ाने के लिए तो यह कार्य पहले जितना अच्छा नहीं है। यदि कोई व्यक्ति चंदा मांगने वाले को उकसाकर कोई अवांछनीय कार्य करवाने के विचार से चंदा देता है तो यह कार्य अनैतिक है। कोई भी कार्य जो मूलतः गलत या बुरा है नैतिक कर्ता के प्रयोजन के आधार पर और अधिक या और कम गलत बुरा हो सकता है। झूठ बोलना गलत है, लेकिन किसी को अपराध में फंसाने के लिए झूठ बोलना जुर्म है और बहुत अधिक गलत है। किंतु यदि कोई व्यक्ति किसी निर्दोष व्यक्ति की सहायता करने के लिए झूठ बोलता है तो यह कार्य तब भी गलत होगा, किंतु इसकी गंभीरता कम हो जाएगी। जैसा कि पहले बताया गया है, एक मूलतः गलत कार्य कभी भी अच्छा नहीं हो सकता।
इसके अतिरिक्त अच्छा फल पाने के लिए बुरे साधनों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। लक्ष्य यानी कि फल तथा साधन दोनों ही अच्छे होने चाहिए। घरेलू भाषा में कहें तो एक सड़ा हुआ सेब कमोबेश सड़ा ही रहता है। एक अच्छा सेब सड़ सकता है। एक साधारण सेब अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। नैतिककर्ताओं का उत्तरदायित्व। हमारी पिछली चर्चा उन 3 बातों पर केंद्रित रही जो कार्यों की नैतिकता निश्चित करते हैं। इसमें यह पहले ही से ही मान लिया जाता है कि कार्यों के लिए नैतिककर्ता उत्तरदायी हैं। उन्हीं कार्यों को अंजाम दिया है। लोग अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं जब वे अपनी मर्जी से कार्य करते हैं। उन्हें इस बात का ज्ञान होता है कि वे कार्य कर रहे हैं और वे उस काम को करने की मंशा के साथ करते हैं। वे ही हैं जो कार्य करते हैं और बातों को अंजाम देते हैं। कार्य के प्रभाव उस व्यक्ति से जुड़े रहते हैं जो भौतिक तौर पर कार्य करता है। वह कार्य के लिए सीधे सीधे उत्तरदायी है। हाँ, यह हो सकता है कि कोई अन्यों के माध्यम से कार्य करवाए या काम को खुद करने के स्थान पर उसे किसी और को सौंप दें। इस पर भी वह कार्यों के परिणामों हेतु एक सीमा तक उत्तरदायी है। उसको उनकी पूर्व जानकारी थी। हम दूसरों के कार्यों के परिणामों के लिए उत्तरदायी हो जाते हैं यदि हम उनको ऐसे काम के लिए बढ़ावा दें, उनकी मदद करें और उन्हें तैयार करें, या हम उस समय भी खामोश रहें जब हम उन्हें समझा सकते थे। प्रशासनिक परिस्थितियों में कर्मचारी अक्सर सचेतन भूल व भूल चूक करते रहते हैं। सचेतन भूल का अर्थ है कि व्यक्ति ने कोई अपराध या गलत काम किया है, वह एक सक्रिय करता रहा है। मैकबेथ की प्रसिद्ध पंक्ति काम हो गया है, द डीड इज डन, सक्रिय सचेतन भूल को बताती है। भूल चूक वे परिस्थितियां हैं जहां लोग अपने कर्तव्य पालन में असफल रहते हैं या वह करने में असफल रहते हैं जो एक विशेष भूमिका में उन्हें करना चाहिए। यदि कोई पिता अपने बच्चों की उपेक्षा करता है किंतु उनसे दुर्व्यवहार नहीं करता, फिर भी वह पिता के रूप में अपने कर्तव्य का पालन न करने का दोषी है। यदि कोई पुलिस अधिकारी अपराध होते हुए देखता है किंतु कोई कार्यवाही नहीं करता तो वह भूल चूक का दोषी है। प्रशासक सामान्यतः झंझट वाली स्थितियों में पड़ने से बचने या ऐसे निर्णय लेने से बचने की कोशिश करते हैं जिसमें वे निशाना बन सकें या उन्हें अंगारों पर सीखना पड़े। किंतु यदि मामले या मुद्दे उनके सरकारी अधिकार क्षेत्र में पड़ते हैं तो उन्हें उनके संबंध में अपने सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार कार्य करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, अन्यथा वे कर्तव्य की अवहेलना के दोषी होंगे। ऐसे मामलों में उन्हें ही स्थिति का सामना करना होगा। अनेक लेखक इस स्थिति पर चर्चा करते हैं जब कोई नैतिक कर्ता बुरे यानी कि गलत कार्यों के लिए उत्तरदायी हो जाता है। वे अवश्य ही उत्तरदायी होंगे यदि उन्हें कार्य के संभावित बुरे प्रभावों का ज्ञान होता। लागू मानक वास्तव में अधिक कठोर हैं। यदि नैतिककर्ता को अपने कार्य के संभावित बुरे परिणामों की जरा सी भी भनक है तो वह उत्तरदायी होगा। जब कोई ड्राइवर अल्कोहल के प्रभाव में भीड़ वाली सड़क पर तेजी से वाहन चलाता है तो दुर्घटना होने पर वह उत्तरदायी होगा। यदि कोई सभ्य यानी कि शांत ड्राइवर भी ऐसी परिस्थिति में तेजी से वाहन चलाता है तो वह भी किसी दुर्घटना के लिए दोषी होगा। लेकिन एक अच्छा प्रभाव केवल उस एक को दिया जाता है जो अच्छा काम करता है, अन्यों को नहीं। मान लीजिए कि प्राकृतिक आपदा के बाद एक सरकारी कर्मचारी एक बैठक आयोजित कर मुख्यमंत्री सहायता कोष के लिए दान मांगता है। अनेक लोग दान दे देते हैं।
इसका श्रेय उस कर्मचारी को नहीं मिलता जिसने बैठक आयोजित की, बल्कि उन्हें मिलता है जो चंदा यानी कि दान देते हैं। मानवीय कार्यों के परिणाम। अब हम उन परिणामों की बात करेंगे जो मानवीय कार्यों के बाद उत्पन्न होते हैं। कुछ ऐसे कार्य हैं जिनके अच्छे और बुरे दोनों परिणाम हैं। इन्हें दोहरे प्रभावों वाले कार्य कहा जाता है। समस्या यह है कि ऐसे कार्यों को अच्छे या बुरे निश्चित करना कठिन है। ऐसे प्रश्नों को हल करने हेतु नैतिकवादियों ने निम्नलिखित सामान्य सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। दोहरे प्रभाव देने वाले कार्य या तो अच्छे होने चाहिए या उदासीन होने चाहिए। यदि मूलतः बुरा है तो यह कभी भी अच्छा नहीं हो सकता और बुरा ही बना रहेगा। अच्छा प्रभाव प्रत्यक्ष होना चाहिए, अर्थात यह किसी बुरे प्रभाव के माध्यम से नहीं होना चाहिए। कार्य की मंशा या प्रयोजन अच्छा होना चाहिए। कार्य करने के लिए कोई अग्रिम कारण या कारक होना चाहिए। कार्य का अच्छा प्रभाव आनुपातिक रूप में बुरे प्रभाव से अधिक होना चाहिए। दोहरे प्रभाव वाले कार्यों में मुख्य समस्या यह निश्चित करने की है कि क्या अच्छा प्रभाव बुरे प्रभाव का परिणाम है। ऐसी बात होने पर कार्य बुरा हो जाता है। यदि बुरे प्रभाव के हटा लिए जाने पर अच्छा प्रभाव बना रहता है तो अच्छा प्रभाव बुरे प्रभाव से पैदा नहीं हुआ है। संदेह की स्थिति में व्यक्ति को यह सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि अच्छा प्रभाव बुरे प्रभाव के अधीन नहीं है। ध्यान देने की बात है कि दोहरे प्रभाव के अच्छा होने के लिए अच्छे प्रभाव को बुरे प्रभाव से उत्पन्न हुआ नहीं होना चाहिए। कुछ उदाहरणों से दोहरे प्रभाव वाले सिद्धांत को स्पष्ट करने में मदद मिलेगी। सेंट थॉमस एक्विनास ने ही सबसे पहले सिद्धांत बनाया और आत्मरक्षा के उदाहरण द्वारा इसे समझाया। एक्स पर वाई हमला कर देता है। अपनी रक्षा बचाव करते हुए एक्स वाई को मार डालता है। इसमें अच्छा प्रभाव यह है कि एक्स ने स्वयं को बचा लिया। बुरा प्रभाव यह है कि वाई मारा गया। यह बिना इरादे के घटनाक्रम के कारण या उसके आत्मरक्षण के फलस्वरूप हो गया। तथापि एक्विनास ने यह स्पष्ट कर दिया कि आत्मरक्षण में प्रयुक्त बल अत्यधिक नहीं होना चाहिए, बल्कि एक्स को बचाने के लिए जीतने की जरूरत हो उतना ही होना चाहिए। वर्तमान लोकप्रिय शब्द समानांतर क्षति दोहरे प्रभाव वाले कार्यों को बताते हैं। फिल्मों की कारों का पीछा करने वाले दृश्य में यह मज़ेदार बन जाता है, जिसमें खलनायक द्वारा नायक व नायिका का पीछा किया जाता है, किंतु इस पूरी प्रक्रिया में वह रास्ते के कैफेज में बैठे लोगों में अफरा तफरी मचा देता है। हमारा अगला उदाहरण स्टैनफोर्ड इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफी से लिया गया है। आतंकवाद बॉम्बर दुश्मन के इरादे यानी कि मनोबल को कमज़ोर करने के लिए नागरिकों की हत्या का लक्ष्य निर्धारित करता है। आतंकवादी बॉम्बर दुश्मन के इरादे को कमज़ोर करने के लिए नागरिकों की हत्या का लक्ष्य निर्धारित करता है। जब उसके बमों से नागरिक मारे जाते हैं तो यह वह परिणाम है जो वह चाहता है। निपुण बॉम्बर सैनिक लक्ष्यों को यह जानते हुए लक्षित करता है कि ऐसे लक्ष्यों पर बम फोड़ने से नागरिकों की मृत्यु होगी। जब उसके बमों से नागरिक मारे जाते हैं तो यह उसके कार्यों का पहले से समझा गया किंतु अनाशयित परिणाम होगा। यह बराबर निश्चित होते हुए भी कि दो बॉम्बर्स एक सी संख्या में नागरिकों को मार डालेंगे। आतंकी बॉम्बिंग अनुमति योग्य नहीं है। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, दोहरे प्रभाव वाले कार्यों को हानिकारक से
अधिक लाभकारी प्रभाव उत्पन्न करने चाहिए। यह परंपरागत मानक दार्शनिक विचार हैं। दोहरे प्रभाव के मत सिद्धांत की आलोचनाएं। नैतिक कर्ता अपने कार्यों के सभी संभावित परिणामों के लिए उत्तरदायी हैं। यदि नैतिक कर्ता अपने कार्यों के दोहरे प्रभावों को पहले से जानते हैं तो उन्हें दोनों प्रभावों की नैतिक जिम्मेदारी लेनी होगी। वे केवल अपने अनुकूल प्रभाव को या अच्छे प्रभावों को स्वीकारने का निश्चय कर अपने उत्तरदायित्व से नहीं बच सकते। कुछ लोगों जो नैतिक वस्तु परकतावाद में विश्वास करते हैं का मानना है कि लोगों के आशय यानी कि इरादे असंबद्ध हैं तथा नैतिकता किसी कार्य के सही या गलत होने का निर्णय कार्य को अंजाम देने वाले व्यक्ति की मंशा को देखते हुए नहीं कर सकती। उनके विचार से कुछ कार्य वस्तुपरक तथा सही या गलत होते हैं तथा उन कार्यों को करने वाले की मंशा अनावश्यक है। तथापि अनेक न्याय प्रणालियाँ व्यक्ति या कानूनी शब्दावली में मेंस रिया की मंशा को विशेष रूप से मृत्यु वाले मामलों में उसके अपराध व उसके अपराध की गंभीरता को तय करते हुए महत्वपूर्ण कारक मानती है। मामला 1। माइकल अमेरिका में एक सर्जन हैं। गर्भपात के मामले में अमेरिका में सामाजिक राय भिन्न भिन्न है। एक रूढ़िवादी दल है जो धार्मिक तथा जीवन समर्थक कार्यकर्ताओं का है, जो मानव जीवन को इसके अस्तित्व से परम पावन मानता है। वे गर्भपात का सिद्धांत रूप से ही विरोध करते हैं। वे राजनैतिक समूह में धार्मिक पक्ष से संबंधित होते हैं। अन्य दल में महिला अधिकार कार्यकर्ताओं सहित विभिन्न मतों के उदारवादी होते हैं। वे चयन के हिमायती के तौर पर जाने जाते हैं तथा इस बात की वकालत करते हैं कि गर्भवती स्त्री को गर्भपात करवाने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। उनके लिए गर्भ को बनाए रखने या समाप्त कराने का निर्णय उसकी निजी पसंद है और यह सामाजिक या धार्मिक नीति का मामला नहीं है। जीवन समर्थक नेता और के तौर पर माइकल का विश्वास था कि गर्भपात गलत है, चाहे वह माँ की जिंदगी बचाने के लिए ही क्यों न किया जाए। इसलिए वह मार्था के लिए गर्भपात कराने से इनकार कर देता है, जिसे डर है कि उसके गर्भ से उसके स्वास्थ्य को किसी प्रकार से खतरा हो सकता है। चूँकि मार्था को माइकल के कौशल पर विश्वास था, वह अनिच्छा से दूसरे क्लिनिक में जाने का निर्णय करती है। कुछ वर्षों के पश्चात मार्था दोबारा गर्भवती हो जाती है और इस बार पता चलता है कि उसे कैंसर है। वह ऑपरेशन के लिए माइकल के पास जाती है। वह मार्था का कैंसर का ऑपरेशन करने के लिए तैयार हो जाता है, यद्यपि इसमें भ्रूण की मृत्यु हो सकती है। प्रश्न: क्या आप सोचते हैं कि माइकल का निर्णय उसके नैतिक परस्पर विरोध को दिखाता है? परिचर्चा: इस मामले में हम दोहरे प्रभाव वाला सिद्धांत लगा सकते हैं। नैतिकता के आशयित परिणाम व उसके किए गए कार्य के उपप्रभावों के परिणाम में पर्याप्त अंतर रहता है। पहली स्थिति में परिणाम भ्रूण की मृत्यु उसके कार्य का सीधा फल है, उसकी ऐसी ही मंशा थी। दूसरी स्थिति में यद्यपि वह यह परिणाम के पहले हो ही जान सकता था, उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। यह सिद्धांत स्पष्ट करता है कि माइकल बाद में ऑपरेशन करने के लिए क्यों राजी हो गया। यदि उसने गर्भपात कराया होता तो वह अजन्मे बच्चे की मृत्यु के इरादे वाला होता। यह उसके जीवन को महत्व देने वाले नैतिक सिद्धांत के विपरीत होता। लेकिन मार्था के कैंसर को ठीक करने के लिए की गई हिस्टेरेक्टॉमी में माइकल का लक्ष्य मार्था की जिंदगी बचाना होगा, जबकि वह भ्रूण की मृत्यु को पहले से केवल जान रहा है।
यह एक दुर्भाग्यपूर्णवश उपप्रभाव होगा। इसके विपरीत गर्भपात करना मार्था के स्वास्थ्य से खतरे को हटाने के साधन के तौर पर भ्रूण को जानबूझकर मारना होगा। स्पष्टतः इनमें अंतर अपेक्षाकृत बेहतर है। कुछ अवस्थाओं में, जैसे आत्मरक्षा में युद्ध की स्थिति में, कोई मानव हानियों को पहले से ही जान लेता है, लेकिन उसका इरादा यह नहीं होता। यह दुर्भाग्यपूर्ण तथा अपरिहार्य उपप्रभाव है, लेकिन ये अपवाद है। कमोबेश व्यक्ति को समानांतर हानियों के इकाई स्तरों से बचना चाहिए। इसको तो छोड़ दे रहा हूँ। क्वेश्चन पढ़ा जा सकता है। चलिए, नीति शास्त्र विश्व को आकार देने वाले मूल्यों की तर्क संगतता और पर्याप्तता को स्पष्ट करता है। यह उन नैतिक संभावनाओं का मूल्यांकन करता है जो सामाजिक लेन देन में प्रक्षेपित और निरूपित की जाती हैं। इस कथन में दी गई नैतिक शास्त्र की दो संकल्पनाओं की व्याख्या कीजिए। सरकारी कर्मचारी के लिए दोनों में से कौन सी संकल्पना अधिक प्रासंगिक है और क्यों? कुछ नैतिकवादी आत्महित को ही सहीपन का एकमात्र मानदंड बताते हैं। यह ऐसा विचार है जो इस परंपरागत मान्यता का विरोध करता है कि परहितवाद ही नैतिकता का सार है। इस स्थिति के पक्ष व विपक्ष में चर्चा कीजिए कि आत्महित का अनुसरण करना समाज के लिए सर्वदा ही हानिकारक है। मनोवैज्ञानिक अहंवाद क्या है? यह नैतिक अहंवाद से किस प्रकार भिन्न है? नैतिक आत्मपरकता क्या है? अनेक कलाकारों का दावा है कि नैतिकता के सामान्य नियम उन पर लागू नहीं होते। क्या आप इस बात से सहमत हैं? नैतिक नियतिवाद क्या है? सांस्कृतिक सापेक्षतावाद क्या है? वे कौन सी समस्याएं हैं जो सांस्कृतिक सापेक्षतावाद के कारण नैतिकता के लिए पैदा होती हैं? क्या सामान्य नैतिक सिद्धांत के अनुसार ऐसा कार्य जिसका ध्येय यानी कि उद्देश्य बुरा है हमेशा ही वैसा रहेगा? 10 वर्षों तक जेबकतरा रहकर एक्स का हृदय परिवर्तन होता है और वह मजदूर बन जाता है, क्या उसे बुरा माना जाएगा? 8वां, दोहरे प्रभावों वाले सिद्धांत पर आधारित निम्नलिखित मामलों पर चर्चा कीजिए। मामला क, एक पहिएदार ट्राली एक ऐसे समूह की ओर तेजी से बढ़ रही है जिसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। कोई व्यक्ति पास खड़े एक अन्य व्यक्ति को उसके रास्ते में धकेल देता है ताकि ट्राली आगे उसके मार्ग में खड़े 5 लोगों से न टकराए। मामला ख, एक ड्राइवर दौड़ती हुई ट्राली को उसके नॉर्मल ट्रैक जिस पर 5 लोग खड़े थे से हटाकर उस ट्रैक पर डाल देता है जिस पर एक व्यक्ति खड़ा है। इसका इरादा मुख्य ट्रैक पर खड़े 5 आदमियों को बचाने का था। दोनों मामलों में क्या नैतिक अंतर है? संकेत, ड्राइवर 5 लोगों को बचाने के प्रभाव के तौर पर एक व्यक्ति की मृत्यु को पहले ही देख लेता है, किंतु उसका इरादा यह नहीं था। अतः दोहरे प्रभाव वाले कार्यों का सिद्धांत इसे उचित ठहराता है, किंतु एक व्यक्ति को ट्राली के नीचे ढकेल देना हत्या करना है। 9वां, आत्महत्या मृत्यु को बुलाना है और सभी धर्मों में निंदनीय है। 2 कार्यों को देखिए। एक्स अपनी ज़िंदगी से ऊब चुका है और आत्महत्या कर लेता है। दूसरा, एक जवान अच्छी तरह यह जानते हुए कि वह मारा जाएगा अपने साथियों को बचाने के लिए जिंदा हथगोले पर लेट जाता है।
आप दोनों परिस्थितियों में कैसे अंतर करेंगे? संकेत: सैनिक ने मात्र अपनी मृत्यु ही देखी। इसके विपरीत एक्स, जिसने आत्महत्या की थी, का आशय अपने जीवन को समाप्त करने का था। यह स्थिति दोहरे प्रभाव वाले कार्यों के सिद्धांत के दृष्टिकोण से बनती है। हम सैनिक के उदाहरण को भी एक नैतिक दुविधा के तौर पर सोच सकते हैं, जिसमें उच्चतर सैन्य कर्तव्य अपने जीवन को समाप्त करने के निषेध पर भारी पड़ गया। अब यहाँ से तीसरा चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। पश्चिम के आचार शास्त्री नैतिक विचारक सुकरात से स्टार्ट करते हैं। सोक्रेटिस बोलते हैं इनको, सुकरात को इंग्लिश में। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: यूनानी नैतिक दर्शन विशेष रूप से उस विपक्षण को जो सुकरात के सिद्धांतों में प्रस्तुत किया गया है कि प्रवृत्तियों को समझने के लिए कुतर्कवाद से शुरुआत करना जरूरी है। वास्तव में कुतर्कवादियों ने यूनानी दर्शन को एक व्यवहारिक मोड़ दिया। यूनानी दर्शन ब्रह्मांड या सार्वभौम की प्रकृति तथा सभी वस्तुओं के सर्वोच्च सिद्धांत पर चिंतन के रूप में आरंभ हुआ। जैसा कि आशा थी, विषय पर आरंभिक चिंतन में मामूली प्रगति हुई और इससे अमूर्त दार्शनिक सोच के बारे में संदेहवाद उत्पन्न हो गया। इसी समय यूनान का शेष विश्व से संपर्क आरंभ हुआ और उनका सोचने का नज़रिया बदल गया। पहले यूनानी मानते थे कि उनकी नैतिकताएं और आदर्श उनके अपने समाज की ही मान्यताएं नहीं हैं, अपितु उनकी जड़ें प्राकृतिक व्यवस्था में हैं। उनकी नैतिकताएं एक खास समाज के आत्मपरक विचार नहीं हैं, अपितु वस्तुगत व सार्वभौमिक हैं। यूनानी विचारक सोचने लगे कि क्या विभिन्न राष्ट्रीय व स्थानीय जीवन शैलियाँ, रीति रिवाज, धर्म, नैतिक संहिताएं, जिनका ज्ञान उन्हें बाहरी दुनिया से संपर्क होने पर हुआ था, मान्यताएं हैं या प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं। वे पहले के इस विचार पर संदेह करने लगे कि यूनानी संस्कृति व नैतिकताएं आदर्श हैं एवं प्रकृति से निःसृत हैं। यूनानी नैतिकता अब आदर्श या अप्रतिम प्रतीत नहीं होती थी। ऐसा प्रतीत होता था कि नैतिकताएं न तो सार्वभौमिक हैं, न ही सर्वोच्च हैं, अपितु एक निश्चित समाज से संबंधित हैं। जैसा कि हम देखेंगे, सुकरात इस प्रकार के नैतिक सापेक्षतावाद का विरोध करता है और भी पहले वाले यूनानी दार्शनिकों के विपरीत कुतर्कवादियों की बाहरी दुनिया के बारे में वस्तुगत सत्य की खोज में कोई रुचि नहीं थी। वे व्यवहारिक गुरु थे। समकालीन यूनानी साम्राज्य यानी कि सरकार ने योग्य युवाओं की राजनीतिक प्रगति हेतु अनेक अवसर खोल दिए, लेकिन इस प्रयोजन के लिए राजनीतिक उम्मीदवारों को जनता को अपने पक्ष में करने के लिए चतुर भाषण कला की कुशलता स्वयं को पैदा करनी होती थी। प्राचीन यूनान में धन कमाने का एक मार्ग कानूनी दावों में बहस करना था, जिसमें भी भाषण कला कौशल का होना पहले ही मान लिया जाता था। कुतर्कवादी भ्रमणशील प्रोफेसर होते थे जो शहर से शहर घूमते रहते थे और युवाओं को अनुदेश देते रहते थे। वे उन्हें व्याकरण, कवियों की व्याख्याओं, पुराण शास्त्र एवं धर्म के दर्शन आदि की शिक्षा देते थे। तथापि उनका ध्यान मुख्य रूप से वाक पटुता या तर्कों को आकर्षक तथा खुशनुमा रूप में प्रस्तुत करने पर था। इससे उनकी बदनामी हुई। ऐसा प्रतीत होता है कि कुतर्कवादियों ने अनुचित को उचित कारण बनाने की कला सिखाई थी। लोगों को लगा कि उन्होंने यह सिखाया कि एन केन प्रकारेण कानूनी मुकदमे कैसे जीते जाएं और किस प्रकार व्यक्ति द्वारा अपने राजनीतिक कैरियर को सर्वोत्तम ढंग से बढ़ाया जाए।
अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि कुतर्कवादियों ने मानव को अपने सिद्धांतों के मध्य में रखा। सर्वाधिक प्रसिद्ध कुतर्कवादियों प्रोटागोरस ने इस विचार को बड़ी खूबसूरती से इस पैराग्राफ में व्यक्त किया है। मनुष्य सभी चीज़ों का पैमाना है। वे जो हैं यह कि वे हैं, वे जो नहीं हैं यह कि वे नहीं हैं। इसका अर्थ यह हो सकता है कि समुदाय समाज या मानवता सत्य का मानक या मानदंड है। तथापि प्रोटागोरस नैतिक निर्णयों या मूल्यांकनों को सापेक्ष मानता है, क्योंकि मैं यह मानता हूँ कि जो भी क्रियाकलाप ठीक प्रतीत होते हैं और किसी विशिष्ट देश के लिए प्रशंसनीय हैं, वे तब तक उस राष्ट्र के लिए वैसे ही हैं जब तक कि उसके द्वारा पालन किए जाते हैं। सुकरात का मानना था कि नैतिक निर्णय तथा मानक वस्तुगत तथा सार्वभौमिक हैं। यही कारण है कि सुकरात ने नैतिक संकल्पनाओं जैसे सत्य, साहस तथा न्याय पर विस्तार से चर्चा की। चूँकि कुतर्कवादी तीव्र सापेक्षवाद की वकालत करते प्रतीत होते हैं, जो तुम्हें सत्य प्रतीत होता है वह तुम्हारे लिए सत्य है, और जो मुझे लगता है वह मेरे लिए सत्य है। यह विशुद्ध आत्मपरकतावाद है। तथापि अनेक आधुनिक दार्शनिक महसूस करते हैं कि प्राचीन नैतिक विचारकों ने कुतर्कवादियों की बहुत कठोरता से आलोचना की है। इस पृष्ठभूमि के साथ हम सुकरात पर आते हैं। सुकरात प्रथम व्यवस्थित नैतिक विचारक। पश्चिमी दर्शन शास्त्रीय परंपरा में सुकरात पहले सुव्यवस्थित आचार शास्त्री थे। वे प्राचीन यूनान में एथेनियन गणराज्य के नागरिक थे। पहले एथेंस एक नगर राज्य, आज के ज़माने के हांगकांग या सिंगापुर जैसा था, किंतु धीरे धीरे वह एक साम्राज्य बन गया। सुकरात का समय ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी 496 से 399 था। उनके विचारों को समझने के लिए हमें उनके काल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानना होगा। उस समय फारसियों व यूनानियों के बीच युद्ध चलते रहते थे। पहले फारसी युद्ध में यूनानियों ने मैराथन में उल्लेखनीय विजय प्राप्त की। फारस पर विजय पाने में स्पार्टा नामक नगर राज्य की भूमिका प्रमुख रही, जो एथेंस का प्रतिद्वंदी था। एथेनियन गणराज्य तो गणराज्य था, किंतु स्पार्टा सैन्य कुलीन तंत्रीय था। पेरिकल्स एक गणतंत्रीय विचारों वाला शासक था, जिसके शासनकाल में महान नाट्यकार स्टाइलस, सोफोकल तथा यूरिपिड्स 5वीं शताब्दी के ही थे। प्रसंगवश इस समय के एक हास्य कवि एरिस्टोफेनस ने सुकरात पर क्लाउड्स नामक नाटक के द्वारा व्यंग्य किए। एथेंस तथा स्पार्टा के बीच प्रतिद्वंदिता के परिणाम स्वरूप 431 ईसा पूर्व में पिलोपोलेसियन युद्ध में स्पार्टा ने एथेंस को पराजित कर एथेंस में कुलीन तंत्रीय सरकार स्थापित कर दी, जो 30 टाइरेंट्स यानी कि 30 तानशाहों के नाम से जानी जाती है। लेकिन एक वर्ष के भीतर ही उनका तख्ता पलट दिया गया और गणराज्य की पुनर्स्थापना हो गई। युद्ध, प्लेग, पराजय तथा सरकार के विरुद्ध षड्यंत्रों एवं वंचनाओं के बारे में प्रचारित संदेशों के कारण राजनैतिक वातावरण विषैला हो गया। सुकरात का मुकदमा। यही वह समय था जब सुकरात एथेंस के राजनैतिक शासकों से उलझ पड़े। उन पर युवाओं को बिगाड़ने तथा देवताओं के प्रति नास्तिकता, अश्रद्धा के आरोप लगाए गए। मुकदमे के अंत में सुकरात को मृत्युदंड दे दिया गया। सुकरात के परम शिष्य महान दार्शनिक प्लेटो ने अपनी पुस्तक द अपोलॉजी में इस मुकदमे का मर्मस्पर्शी वर्णन किया है। यह एक महान प्लेटोनिक रचना है
उन दिनों दार्शनिक लोग अपनी रचनाएं प्रतिभागियों पात्रों के बीच नाटकीय संवाद के रूप में लिखा करते थे। दार्शनिकों ने सुकरात के आचार संहिता संबंधी सिद्धांत मुख्यतः उनके द्वारा लिखे विभिन्न संवादों से प्राप्त किए हैं। अपोलॉजी के अलावा अन्य कुछ प्रसिद्ध प्लेटोनिक संवाद हैं। रिपब्लिक, पीडो, प्रोटोगोरस, मेनो तथा मौजियस। अनेक दार्शनिकों का विचार है कि प्लेटो द्वारा अपने संवादों में खींचा गया सुकरात का चित्र ऐतिहासिक न होकर कल्पित हो सकता है। तथापि हम इस विवाद को यहीं छोड़कर सीधे सुकरात के व्यक्तित्व के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं की ओर ध्यान देते हैं और तब उनके आचार संबंधी सिद्धांतों का खाचा खींचते हैं। सुकरात साधारण साधन संपन्नता वाले व्यक्ति थे। अपनी युवावस्था में वे सेना में रहे और अपने साहस और सम्मान के साथ अपने कर्तव्य का निर्वाह किया। तत्पश्चात वे एथेंस में बस गए। उन्होंने अपना समय शास्त्रार्थों में तथा युवाओं को निःशुल्क दर्शन पढ़ाने में लगाया। वे बाजारों के बीच व अन्य जन मंचों पर अपनी चर्चा करते रहते थे। वे अत्यंत सिद्ध पुरुष और सांसारिक सफलता के प्रति उदासीन थे। वे एक निर्मल हृदयी संत व्यक्ति थे। आराम कुर्सी पर बैठे आचार शास्त्री के स्थान पर वे अपने उपदेशों को अपने स्वयं के जीवन में आचरित करने वाले थे। मुकदमे एवं उनकी मृत्यु से उनके व्यक्तित्व में एक नैतिक नायक का आभा मॉडल पैदा हो गया। उनको वही स्थान प्राप्त है जो ईसा, गैलीलियो और सर थॉमस मोरे को प्राप्त है। ऑन लिबर्टी में मील ने लिखा है, मानव समाज को शायद ही कभी यह याद दिलाने की ज़रूरत हो सकती है कि एक बार सुकरात नाम का व्यक्ति था जिसका उसके समय के शासन तंत्र से एक यादगार टकराव रहा था। आज की शब्दावली में सुकरात को व्यवस्था का विरोधी विचारक कहा जाएगा। सुकरात के नैतिक विचार। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत सुकरात की दार्शनिक अभिरुचियां वैज्ञानिक प्रकृति की होने की बजाय नीति विषयक थीं। अंतरिक्षीय अटकलबाजी को छोड़कर दर्शन को आकाश से धरती के धरातल पर ले आए, वास्तविकता के धरातल पर ले आए। उन्होंने जीवन के मानवीय संबंधों तथा अपनी अपनी विभिन्न भूमिकाओं में एक दूसरे से व्यवहार करने के अनेक प्रकारों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। उनकी सोच थी कि यही बातें ज्ञान के दायरे में आती हैं और यही जीवन को सही ढंग से चलाने में सक्षम हैं। इस अर्थ में वे एक व्यवहारिक नीति शास्त्री थे। सुकरात के अनुसार नीति शास्त्र का एक लक्ष्य या स्तर यानी कि मानक है। नीति विषयक सिद्धांत से प्रवाहांत प्राप्त करने के लिए नियम या साधन हैं, किंतु उन्होंने स्पष्टतः नहीं बताया कि यह है क्या। बाद के समय में यूनानी दार्शनिकों ने सम्मम बोनम की संकल्पना का विकास किया। सम्मम बोनम सर्वोच्च हितकर या उच्चतम हितकर है, जिसके अनुसार किसी नीतिपरक प्रणाली में मूल्य और प्राथमिकताएं स्थापित की जाती हैं। सुकरात व प्लेटो ने आचरण की अंतिम परिणति को मानव मात्र से व्यवहार करने की कला, समाज में व्यवहार करने की कला और मानव उल्लास का विज्ञान कहा है। सुकरात नैतिक सोच को अन्यों के मुकाबले सर्वोपरि मानते हैं। मानव के लिए एक मात्र वांछनीय लक्ष्य है सद्गुण, जो श्रेष्ठ एवं प्रशंसनीय है। कौशल किसी भी काम का सर्वोत्तम रूप से करना है। सद्व्यवहार की पूर्वापेक्षा यानी कि पूर्व शर्त ज्ञान है। उन्होंने भोग विलास, सम्मान और सांसारिक प्रगति की अपेक्षा आत्म विकास व कर्तव्य के आनंद को पसंद किया।
अपोलॉजी में वे ज्ञान तथा सद्गुणों की अपेक्षा धन दौलत व प्रसिद्धि हेतु प्रयास करने के लिए मानव की भर्त्सना करते हैं। सद्गुणों को प्राप्त कर ही आत्मा को संपूर्ण किया जा सकता है। आधुनिक शब्दावली में सुकरात के अनुसार सद्गुण ही सर्वोच्च मनोवैज्ञानिक हित अच्छाई है और हमेशा ही भौतिक सामग्री की अपेक्षा वांछनीय है। यदि आत्मा ही नष्ट हो जाती है तो यह जीवन जीने योग्य नहीं रहता। हमारे गलत काम इसे गलाते रहते हैं। अन्यायपूर्ण कार्य हमारे द्वारा दूसरों के प्रति के साथ किया गया अनुचित व्यवहार है। उन्होंने इनके जो उदाहरण दिए हैं उनमें से कुछ हैं मंदिरों को लूटना, मित्रों को धोखा देना, चोरी करना, वचन भंग करना, पर स्त्री गमन करना और अपने माता पिता से दुर्व्यवहार करना। जीवन दांव पर लगे होने की स्थिति में भी गलत काम करने का सुकरात विरोध करते हैं। उनके मित्रों ने उनके जेल से भाग जाने की व्यवस्था कर दी थी ताकि वे मृत्युदंड से बच सकें, लेकिन सुकरात ने उनके प्रस्ताव को यह कहकर ठुकरा दिया कि ऐसा करना अनुचित होगा। उनका कहना था कि हमारे प्रति दूसरों का व्यवहार अनुचित यानी कि अन्यायपूर्ण हो तो भी हमें अनुचित या गलत काम नहीं करना चाहिए। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, अपने सिद्धांतों का त्याग करने से इनकार कर देने या तथा अनुचित साधनों से मृत्यु से बचने से मना कर देने पर सुकरात ने वंदनीय नैतिक नायकत्व का प्रदर्शन किया। सुकरात का मानना है कि कोई जानते बूझते बुरा काम नहीं करता। इस सोच या विचार को नैतिक बुद्धिवादिता कहते हैं। इसका मतलब यह है कि सभी मनुष्यों को नैतिक यानी कि सद्गुण युक्त बनाने के लिए केवल ज्ञान ही आवश्यक है। सुकरात का सोचना है कि मनुष्य उसकी इच्छा करते हैं जो उनके लिए नैतिक या हितकारी हैं। यदि वे किसी बुरी बात की इच्छा करते हैं या गलत काम करते हैं तो ऐसा उनके अज्ञान के कारण है। इस संकल्पना में नैतिकता यानी कि सद्गुण ज्ञान है और यह सत्कर्म को सुनिश्चित करती है। और भी खुशी प्रसन्नता उल्लास के लिए नैतिकता ही पर्याप्त है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि ईसाई नीति शास्त्र में हिंदू धर्म में भी एक निर्मल हृदय जरूरी नहीं कि ज्ञान हो सत्कार्य को प्रेरित करता है तथा अज्ञानी एवं विद्वान दोनों में पाया जाता है। सामान्य अनुभव यह रहा है कि मनुष्य अक्सर इन चीज़ों को इच्छा करता है जिन्हें बुरा माना जाता है तथा वे ऐसी गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिनके बारे में वे जानते हैं कि वे हानिकारक हैं। लोग गाड़ी असावधानी से चलाते हैं या नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। साधारण प्राणियों की तो क्या कहें, संत सन्यासी भी सांसारिक प्रलोभनों में पड़ जाते हैं। एक निश्चित परिस्थितियों में केवल ज्ञान ही मानव को सत्कार्य या सही कार्य करने को प्रेरित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह संकल्पना वैसे एकांगी है। मानव अक्सर जानबूझकर गलती करते हैं तथा प्रलोभनों को रोक पाने में असमर्थ रहते हैं। यही बात इस सूक्ति में कही गई है। मन तो निषेध करता है किंतु तन दुर्बल है। यहाँ सुकरात नैतिक मनोविज्ञान की जटिलताओं की अनदेखी कर रहे हैं। सुकरात के दर्शन में आचार तथा ईश्वर मीमांसा में बहुत सूक्ष्म संबंध है। तथापि सुकरात देवताओं के प्रति धर्मनिष्ठ एवं श्रद्धापूर्ण थे। जब तक देवतागण संसार को सही भावना से चलाते रहेंगे वे आचारवानों पर अपनी कृपा बरसाते रहेंगे। अरस्तु ने सुकरात के नैतिक बुद्धिवाद या इस विचार की नैतिकता ज्ञान का एक प्रकार है।
आलोचना की है। अरस्तु का मानना है कि नैतिक जीवन का सार अच्छी आदतों का पैदा करना है। दो विचार वास्तव में मिलाए जा सकते हैं। सद्गुण में ज्ञान व आदत दोनों होते हैं। सद्गुण वास्तव में एक परिदृश्य है। सद्गुणी व्यक्ति लगातार नैतिक ब्रह्मांड में रहता है या सीधे सीधे नैतिक कर्तव्य का पालन करता है। लगातार नैतिक ब्रह्मांड में रहना एक आदत है, लेकिन साथ साथ यह अंतर्दृष्टि का एक रूप है। जो व्यक्ति भिन्न ब्रह्मांड में रहता है वह वस्तुओं को आदतन भिन्न प्रकार से और भिन्न रंग के शीशे में से देखता है। अतः सद्गुणी होना एक तरह का विशिष्ट ज्ञान या अंतर्दृष्टि रखना है। सद्गुण एक प्रकार का ज्ञान और एक प्रकार की आदत दोनों ही है। नैतिक चरित्र पर यथा लागू आदत केवल रिवाज नहीं है। सैर करने या बोलने की स्टाइल जैसी आदतों से इसकी तुलना नहीं की जा सकती। नैतिक महत्व की आदतें विचारित चयन की आदतें हैं। चूँकि विचारित चयन विचार या तर्क पर निर्भर करता है, सही को चुनने के लिए हमें सही का ज्ञान होना चाहिए। इस प्रकार नैतिक आचरण में ज्ञान तथा आदत दोनों होते हैं। संयमित जीवन। सुकरात मामूली संन्यास की वकालत करते हैं। दार्शनिक को सभी सामान्य सुख भोगों को त्याग देने की जरूरत नहीं है, किंतु उसे उन सब का दास नहीं हो जाना चाहिए। उसे पूर्णतः आत्मा से जुड़ जाना चाहिए, शरीर के साथ नहीं। वह जितना अधिक से अधिक हो सकेगा शरीर से हटकर आत्मा की ओर उन्मुख होगा। सुकरात अपनी बात को जारी रखते हुए कहते हैं कि दार्शनिक आत्मा को शरीर की सहभागिता से अलग करने का प्रयास करता है, जबकि अन्य लोगों की सोच यह है कि ऐसे व्यक्ति का तो जीना ही बेकार है, जिसे सुख भोग का बोध हो न हो और जिसकी दैहिक सुख में भागीदारी न हो। सुकरात के दर्शन में हमें उनके धर्म संबंधी विचार भी मिलते हैं, जिनमें वे शरीर को तुच्छ अवमूल्यन मानते हैं और इसे आध्यात्मिक उन्नयन में रुकावट समझते हैं। इसे शरीर को भोजन की ज़रूरत पड़ती है और इसमें रोग हो सकते हैं। यह हमारे मन को मोह और कामनाओं तथा शंकाओं यानी कि भयों एवं सभी प्रकार की रुचियों व अनतः बेवकूफ़ियों से भर देता है। और सच तो यह है कि जैसा कि लोग कहते हैं, हमारे विवेक सोचने की समझ शक्ति को पूर्णतः समाप्त कर देता है। मानसिक सूचिता का अर्थ है शरीर की दासता और उसकी ज़रूरतों से मुक्ति। सुकरात का यह भी विचार था कि हमारा शरीर ज्ञान की प्राप्ति में बाधक है और यह कि जो दिखता है वह सुनाई देता है, वह अयथार्थ साक्ष्य है। वास्तविक यानी कि सच्चा अस्तित्व यदि कभी आत्मा को इसका बोध हो जाए तो वह अनुभूति न होकर चिंतन में ही प्रकट होता है। सुकराती पद्धति। सुकरात विचारशील नैतिकतावादी थे, जिन्होंने समकालीन उपदेशों में पढ़ने की बजाय नैतिक श्रेणियों का विश्लेषण किया। प्लूटो के संवाद नैतिक शब्दावली जैसे आत्मसम्मान या नियमन, मित्रता, साहस की व्याख्याओं के संबंध में की गई चर्चाएं हैं। सुकरात हमेशा यही कहते रहे हैं कि वे कुछ नहीं जानते और वे केवल इसी बात में औरों से अधिक जानकार हैं कि उन्हें इस बात का एहसास है कि वे कुछ भी नहीं जानते। चर्चा करने का उनका ढंग ऐसा था कि वे दूसरों से ढेरों प्रश्न करते थे और इसी पद्धति के माध्यम से वे लोगों के ज्ञान के दावे को, वास्तविकता को उजागर कर देते थे। उनके प्रति लोगों में जो विरोध पैदा हुआ उसकी यही वजह हो सकती है। इस संबंध में बर्ट्रैंड रसेल ने जो निम्नलिखित दृष्टांत दिया है शिक्षाप्रद है।
वे इस प्रकार के सवाल पूछते थे जैसे यदि मुझे अपने जूते की मरम्मत करानी है तो मुझे यह काम किससे कराना होगा। इस प्रश्न के उत्तर में सीधे सीधे युवा उत्तर देते थे, सुकरात जी किसी मोची के पास जाइए। वे बढ़ई लुहार आदि के पास चले जाते और अंततः कुछ ऐसे प्रश्न पूछते जैसे सरकार के जलपोतों की मरम्मत कौन करेगा। जब वे 30 टायरेंट्स यानी कि 30 तानशाहों के साथ विवाद में पड़े तो उनके मुखिया ने, जो उनका शिष्य रह चुका था और उनका स्वभाव रंग ढंग जानता था, उन्हें युवाओं को पढ़ाना जारी रखने को मना कर दिया और कहा, आप अपने मोचियों, बढ़इयों और लुहारों से ही निपटिए। आपने उन लोगों को जितना चक्कर में डाल दिया है उससे तो अभी तक चकरा ही रहे होंगे। सुकरात के विचारों के अन्य पहलू। हमें सुकरात के नीति शास्त्र के कुछ ही और पहलुओं पर विचार करने की ज़रूरत है। एक अर्थ में सुकरात का अभियोजन मुकदमा, एक और राज्य यानी कि शासन की शक्ति और दूसरी ओर व्यक्ति की स्वतंत्रता व बोलने की आज़ादी के बीच विवाद माना जाता है। समकालीन कानून की कोई भी स्थिति हो, प्रश्न यह पैदा होता है कि क्या कभी कोई व्यक्ति किसी प्रकार अपने विवेक या नैतिक सत्यनिष्ठा को कानून से ऊपर रख सकता है। राजनैतिक सिद्धांत में यह सर्वकालीन प्रश्न है। आज के समय में भी हमारे साथ ऐसे उत्प्रेरित लोग हैं जो खुद को राष्ट्र की चेतना के स्वनियुक्त प्रहरी यानी कि ठेकेदार की तरह व्यवहार करने का प्रयास करते हैं। वे अक्सर कुछ ऐसे मुद्दों पर सक्रिय रहते हैं जैसे नक्सलवाद, अल्पसंख्यकों के अधिकार, धर्म निरपेक्षता, जनजाति अधिकार तथा पर्यावरण। वे आतंकवाद के अभियोगियों के मानव अधिकारों का भी समर्थन करते हैं। इन मामलों में राष्ट्र तथा मानव व्यक्ति की सुरक्षा जोखिमों के संतुलन का प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। अपने अभियोजन के दौरान सुकरात कहते हैं कि अपरिचित जीवन जीने योग्य नहीं है। इसका अर्थ यह है कि एक सार्थक जीवन तब ही संभव है जब हम अपनी सोच की समीक्षा करते रहें, उसमें से अंतर विरोधों व असंगतियों को हटाते रहें। यह एक अद्भुत बौद्धिक परिकल्पना है जो संभवतः आम आदमी पर लागू नहीं हो सकती, किंतु इससे सुकरात के दर्शन सोच की लोकोत्तर गुणवत्ता का पता चलता है। हमने सुकरात के अभियोजन को एक अर्थ में राज्य यानी कि शासन की शक्ति एवं व्यक्ति की बोलने की आज़ादी के बीच विवाद माना। दूसरे अर्थ में इसे सुकरात के आत्म संपूर्णता हेतु अत्यंत निजी खोज समझा जा सकता है। यह बात भी ध्यान देने की है कि सुकरात ने उस समय के वर्तमान नैतिक मूल्यों को एक नई दिशा दी है। यूनानी महाकाव्य लेखक कवि होमर तथा हेसियड ने नायकत्व के गुण तथा नागरिक जीवन के कुछ अनुकरणीय मॉडल प्रस्तुत किए हैं। नागरिक की इस संकल्पना में नागरिक स्वामी भक्ति और देशभक्ति की कुछ धारणाएं शामिल हैं जो होमर के समय से चली आ रही काव्य परंपरा द्वारा आरंभ व विकसित की गई थीं। सुकरात ने नैतिकता के परंपरागत विचार को बदल डाला है। नागरिकता की सुकरात की संकल्पना में व्यक्ति की स्वतंत्रता, तर्क वितर्क और निर्णयन की शक्तियों पर बल दिया गया है। सुकरात का नागरिक रीति रिवाज, प्राधिकार तथा परंपरा जैसे लोक पदार्थों को स्वीकार या उन पर भरोसा नहीं करेगा। आज के शासन के निर्माण में और उसके स्वतंत्र नागरिकों के विकास में अनेक शताब्दियां बीत गई हैं। आचार संबंधी विचारों में भी इस
लंबी अवधि में अनेक उतार चढ़ाव आए हैं। तथापि यदि हम आधुनिक प्रचलनों एवं रुचियों के लिए गुंजाइश निकाल लें तो भी सुकरात की आचार संबंधी शिक्षाएं अभी भी प्रासंगिक हैं। सुकरात द्वारा प्रवर्तित आचार संबंधी विचारों का विश्लेषण ऐसी पद्धति है जिसका अनुसरण आज के दर्शन में भी अभी भी किया जाता है। विचारों का विश्लेषण और स्पष्टीकरण आज के दर्शन संबंधी चलन के भी हिस्से हैं। आधुनिक दर्शन शास्त्री नैतिकता के प्रति सकारात्मक सोच अपनाते हैं, जिसका अर्थ है कि वे भौतिकता के निश्चित कोड का विश्लेषण तो करते हैं किंतु उसके प्रति प्रतिबद्ध शायद ही कभी हों। ये तो पढ़ना नहीं है सार। चलिए प्लेटो के बारे में भी समझ लेते हैं। परिचय। प्लेटो, जिन्हें महानतम दार्शनिक माना जाता है, उच्च वंशीय थे। उनका जन्म ईसा पूर्व 429 में हुआ था, जो पेलोपोनेशियन युद्ध का दूसरा वर्ष तथा पेरिकल्स की मृत्यु का वर्ष था। वे 8 वर्षों तक सुकरात के शिष्य रहे। वे सुकरात से प्यार करते थे और उनके प्रशंसक थे। अपनी कुछ रचनाओं में उन्होंने सुकरात की नैतिकता का मूर्त रूप बताया है। सुकरात के मृत्युदंड के बाद उन्होंने एथेंस छोड़ दिया और 10 वर्षों तक विदेशों में रहे। इस अवधि के दौरान उनकी भेंट यूक्लिड से हुई और उससे उन्होंने गणितीय रहस्यवाद के पैथागोरियन विचार के बारे में जाना। एथेंस लौटने पर उन्होंने अकादमी, अपने विद्यालय की स्थापना की और अपने शिष्य मंडल का विस्तार किया, जिसमें महान दार्शनिक अरस्तु भी शामिल थे। 80 वर्ष की आयु पूरी हो जाने के तुरंत बाद ही प्लेटो की मृत्यु हो गई। प्लेटो न केवल महान दार्शनिक थे अपितु एक महान साहित्यिक प्रतिभा भी थे। उनकी रचनाओं, संवादों में गहरी रहस्यवादिता और आश्चर्यचकित कर देने वाला साहित्यिक सौंदर्य था। प्लेटो के नैतिक सिद्धांत सुकरात से मिलते जुलते हैं, किंतु उनमें तत्व मीमांसा का भारी समावेश था। इसके अतिरिक्त प्लेटो ने व्यक्तिगत नैतिकता में राजनैतिक पहलू भी जोड़ दिए। अपनी प्रसिद्ध रचना रिपब्लिक में प्लेटो का कहना है कि एक आदर्श राज्य या राष्ट्रमंडल के नागरिक ही नैतिक हो सकते हैं। इसके आलोचकों का कहना है कि दैवी प्लेटो, जैसा कि उसके प्रशंसकों द्वारा कहा जाता था कि तार्किक विचारों पर अक्सर काव्यात्मक रुचि की छाया आ जाती है तथा अनुदार विचार भी आकर्षक साहित्यिक रूप में दिखाई देते हैं। इस खंड में हम व्यक्तिगत आचार व राजनैतिक नैतिकता दोनों सहित प्लेटो के नीति संबंधी विचारों का संक्षिप्त वर्णन करेंगे, लेकिन एक अपरिहार्य आरंभ के तौर पर हमें उनके तत्व मीमांसा के एक पक्ष को सामने रखना होगा, जो विचारों या रूपों के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। प्लेटो ने इस सिद्धांत का प्रयोग प्रकृति, तर्कशास्त्र और नैतिकता संबंधी लेखों में किया है। प्लेटो की तत्व मीमांसा। प्राचीन यूनानी दार्शनिक भौतिक विश्व के एक पहलू से बहुत परेशान थे। विश्व उन्हें एक कैलिडोस्कोपी चित्र के समान दिखता था, जो लगातार परिवर्तित होता रहता है या प्रवाहित रहता है। यह हमेशा ही बनते रहने और लगातार परिवर्तित होने की स्थिति में रहता है, जहाँ वस्तुएं बिल्कुल क्षणिक लगती हैं एवं जो निरंतर तत्कालिक विगत से वर्तमान में तथा फिर भविष्य में पारगमन की स्थिति में रहती है। इसी से संबंधित एक और समस्या यह थी कि वस्तुओं की संकल्पना व अनुभूति व्यक्ति दर व्यक्ति भिन्न भिन्न होती है
और यह कि कभी कभी वही अर्थात एक व्यक्ति ही उसी एक वस्तु के लिए विभिन्न संकल्पनाएं और अनुभूतियां रख सकता है। पदार्थ एवं वस्तुओं में पूर्णतः सततता और स्थिरता की आवश्यकता होती है। अनेक प्राचीन दार्शनिकों का विचार था कि ऐसी वस्तुओं का कोई विश्वसनीय ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता जो इस प्रकार की लगातार परिवर्तन की अवस्था में रहती है। उदाहरण के लिए हेराक्लिटस का कहना था कि हम एक उसी नदी में उतर व बाहर निकल नहीं सकते क्योंकि इस बीच या हमारे दो कदमों के बीच वह बदल जाती है। तथापि प्रोटागेस्टस जैसे कुछ दार्शनिकों का मत है कि संकल्पना या मानव ज्ञान अनुभूति की मुक्ति यथास्थिति अनुभूति मूलक विश्व का ज्ञान है। प्लेटो के लिए बाह्य संसार जैसा कि अनुभव होता है केवल एक आभास मात्र है। उन्होंने अनुभवजन्य व प्रतिभासिक संसार को व्यक्त करने के लिए अनेक विभाज्य संभवन तथा अस्तित्वहीन जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। प्लेटो के अनुसार वास्तविक संसार अनंत तथा अपरिवर्तनशील विचारों या रूपों का अभूत क्षेत्र है। भौतिक संसार के पदार्थ एवं वस्तुएं केवल आभास या प्रतिभास हैं जो विचारों के संसार में रूपों के आकार यानी कि चित्र हैं। प्लेटो आकारों को भौतिक संसार के आदि रूप और पदार्थ कहते हैं जो उनकी प्रतिच्छाया या पूर्वाभास हैं। प्लेटो का विश्वास है कि दार्शनिक लोग आत्मा की बौद्धिक संकल्पनाओं से रूपों या संभावन का ज्ञान प्राप्त करते हैं। पाठक सोच सकते हैं कि उपरोक्त तत्व मीमांसा बात प्लेटो के नैतिक दर्शन से संबंधित हो सकती है। हमारी चर्चा की संभावना को देखते हुए प्लेटो का कहना है कि चूंकि दर्शनशास्त्रियों में आकारों या वास्तविकता के लिए अंतर्दृष्टि होती है उन्हें राष्ट्र का शासक होना चाहिए या विकल्प के तौर पर शासकों को दार्शनिक बन जाना चाहिए। ग्रीक दार्शनिकों को प्रकृति में निरंतर परिवर्तन की जिस समस्या ने परेशान रखा बर्ट्रैंड रसेल ने उसे भिन्न परिप्रेक्ष्य में देखा। रसेल के अनुसार यूनानी दार्शनिकों को जिस बात ने उलझन में डाला वह थी भाषा में सार्वभौमिक या सामान्य शब्दावली। सामान्य शब्दावली के शब्द हैं गुलाब, मेजें, कुर्सियाँ और भी इसी प्रकार के शब्द। आधुनिक भाषा में ये शब्द संकल्पनाएं हैं और जो पदार्थ किसी भी संकल्पना में आते हैं वे इससे जुड़े हैं। गुलाब की संकल्पना के कितने ही उदाहरण हो सकते हैं। कुछ दार्शनिकों का मत है कि संकल्पना के ऐसे सभी उदाहरणों को रेखांकित करते हुए रूप या तत्व हैं वे यथार्थवादी कहलाते हैं। उनके विरोधी नाम रूपवादी हैं जो तर्क देते हैं कि किसी को गुलाब के निजी उदाहरण से परे नहीं देखना चाहिए। शुभ की धारणा रूपों की परिकल्पना की संक्षिप्त रूपरेखा के पश्चात अब हम प्लेटो के नैतिक विचार का अध्ययन करते हैं। प्लेटो के विचार से शुभ का मूल्य असीम है और यह विभिन्न पहलुओं को मूल्य प्रदान करने वाला स्रोत है। वे शुभ की दार्शनिक व्याख्या करते हैं। यह अनुभव करने वाले एवं अनुभव किए जाने वाले आत्मपरक व वस्तुपरक आदर्श एवं वास्तविक जानने और होने का बोध एक साथ होने वाली सर्वोच्च स्थिति है। यद्यपि यह स्वयं को ऐसे विभाजन से मुक्त करता है। प्लेटो शुभ तथा ईश्वर के विचार को एक समान मानते हैं। प्लेटो
शुभ पर तीन पहलुओं से विचार करते हैं। पहले, वे शुभ को एक विचार के रूप में या यथोक्त कल्याण के ही रूप में मानते हैं। इस पहलू में यह विज्ञान सत्य, सौंदर्य तथा गुण में इसके प्रकट होने से पृथक है। दूसरे, वे शुभ को एक निजी गुण मानते हैं। तीसरे, वे शुभ को राजनैतिक राष्ट्र में नीतिपरक संसार मानते हैं। प्लेटो द्वारा रिपब्लिक में बताए गए संविधान पर हम शीघ्र ही विचार करेंगे। सर्वोच्च शुभ की किसी भी चर्चा में सुख की संकल्पना पर विचार करना होगा। सुखवाद के सिद्धांत के अनुसार सुख ही सच्चा शुभ है। प्लेटो सुखवाद को नकार देते हैं क्योंकि सुख अनिश्चित व सापेक्ष है। इसके अतिरिक्त अपवित्र सुख के पीछे भागने से पीड़ा व दुर्दशा होती है। तथापि प्लेटो ने गुण एवं सच्चे सुख के बीच आवश्यक संबंध बताते हुए सुख को शुभ का घटक माना है। तर्कड़ा के प्रयोग एवं सत्य व शुभ के अधिकार में सच्चा एवं सतत सुख मिलता है। शुभ अच्छा जीवन सद्गुण युक्त जीवन होता है, जिसमें कुछ विशुद्ध सौंदर्यपरक सुख के साथ ज़्यादातर बौद्धिक अध्ययन तथा तर्क संगत उचित क्रिया होती है। इस प्रकार प्लेटो की सुख की संकल्पना मानसिक एवं बौद्धिक है। सद्गुण का सिद्धांत। प्लेटो का सद्गुण का सिद्धांत सुकरात के सिद्धांत के अनुसरण में है। वे सद्गुण को बुद्धि ज्ञान के साथ मानते हैं। इससे यह बात पता लगती है कि सद्गुण पढ़ाया जा सकता है और यह कि मनुष्य सद्गुण को उसी प्रकार सीख सकते हैं जैसे कि वे किसी अन्य विषय को सीख सकते हैं। नैतिकता कोई सहजात विशेषता या प्रकृति की कोई संयोगिक देन नहीं है। नैतिक लोग पैदा नहीं होते बल्कि शिक्षा द्वारा बनाए जाते हैं। प्लेटो ने नैतिकताओं का 4 प्रकार से विभाजन किया है और उन्हें आत्मा मन के विभिन्न भागों से जोड़ा है। 4 सद्गुण हैं: बुद्धि या विवेक, शूरता, आत्मसंयम और न्याय। प्लेटो सद्गुणों को एक संश्लिष्ट इकाई मानते हैं जो बहुपरतीय या बहुपरत वाली हो सकती है। यह दार्शनिक शब्दावली का खेल लग सकता है, किंतु इसका अर्थ यह है कि सद्गुणों में समान विशेषताएं होती हैं और पहलुओं से ये समान दिखाई देते हैं। प्लेटो ने न्याय को सबसे बड़े सेतु की प्रधानता वाले सद्गुणों का स्थान दिया है। प्लेटो आत्मा मन को 3 भागों में बांटते हैं, जैसे तार्किक, बुद्धिवाद, सजीव, ओजस्वी तथा अभिलाषी। बुद्धि या बुद्धिमानी तर्कड़ा का गुण है जो आत्मा का पहला भाग है। बुद्धि निर्देशात्मक या मापक गुण है। उदाहरण के लिए, इसके बिना साहस तो झोंक हो जाएगा तथा शांत सहनशीलता गिरकर पथरीली उदासीनता हो जाएगी। शूरता तेजस्विता का गुण है जो आत्मा का दूसरा भाग है। शूरता तर्कड़ा बुद्धि को बनाए रखती है जो पीड़ा और आनंद, इच्छा और भय से संघर्ष करते हुए अक्सर कमज़ोर हो जाती है। आत्मा के तीसरे भाग में जैविक क्षुधाएं शामिल हैं। उनके अत्यधिक बढ़ जाने के प्रति रुझान को नियंत्रित करना जरूरी है। आत्म संयम ही मानवीय मनोवेगों को नियंत्रित करता है तथा तर्कहीन बातों को तर्क के सामने झुकाता है। न्याय आत्मा मन के संबंधित कारकों के सुसंगत कार्य करते रहने को बताता है। क्षुधा सजीवता और तर्कड़ा। प्लेटो के अर्थ में न्याय व्यक्ति को अपने कर्तव्यों पर ध्यान देने वाला बनाता है। इसे कर्तव्य का बोध होना समझा जा सकता है। ऐसा ही हम प्लेटो के आदर्श राष्ट्रमंडल में देखेंगे कि प्रत्येक नागरिक अन्यों की भूमिकाओं अधिक आकर्षक या शक्तिशाली की इच्छा किए बिना करेगा। प्लेटो का रिपब्लिक।
जैसा कि पहले बताया गया था, प्लेटो का मानना है कि व्यक्तिगत नैतिकता यानी कि गुण केवल नैतिक राष्ट्र के नागरिकों के लिए ही संभव है। प्लेटो की रचना द रिपब्लिक ऐसे ही आदर्श राजनैतिक समाज या राष्ट्रमंडल का दर्शन है। यह अद्यतन आदर्श राज्य है। प्लेटो ऐसा संविधान चाहते थे जिसमें राजा या शासक बना दिया जाएगा। उनका मानना है कि जब तक दार्शनिकों को राजा नहीं बना दिया जाता या राजा या राजकुमार दार्शनिक बुद्धि या ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेते, राष्ट्र की राजनैतिक बुराइयों का कोई हल प्राप्त नहीं हो सकता। उनका राष्ट्र को चिंतक दार्शनिकों के हाथ में दे देने का सुझाव अजीब लगता है। दार्शनिकों राजनैतिक विचारकों ने उन कारणों का पता लगा लिया है जिनसे प्लेटो को आदर्श राष्ट्रमंडल का दर्शन प्राप्त हुआ। वे पेलोपोनेसियन युद्ध में एथेंस की हार के बाद वहां उत्पन्न कठिन राजनैतिक दशाओं के प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे। आज की भाषा में तब एथेंस एक पराजित राष्ट्र था। सुकरात को दिए गए मृत्युदंड से प्लेटो की गणतंत्र के लिए नापसंदगी बढ़ सकती थी, जो उस समय पतित होकर भीड़ का राज्य या शासन बन गया था। एक कुलीन होने के कारण प्लेटो का गणतंत्र के प्रति प्राकृतिक रूप से विरोध था। सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि प्लेटो स्पार्टा के मिथक से प्रभावित थे। स्पार्टा एक कुलीन तंत्रीय द्वारा नियंत्रित सैन्य तानाशाही था। तथापि प्लूटार्च ने अपनी पुस्तक लाइफ ऑफ लाइकरगस में स्पार्टन राज्य का चमकीला, तड़क भड़क वाला, रोमानी तथा कल्पित वर्णन किया है, जिससे प्लेटो प्रभावित हो गए थे। द रिपब्लिक में अनेक बातें ऐसी हैं जो स्पार्टन राज्य के बारे में प्लूटार्क ने लिखी थी। गणराज्य रिपब्लिक के नागरिकों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है: आम आदमी, सैनिक व संरक्षक। केवल संरक्षक ही राजनैतिक शक्ति का प्रयोग करते हैं। विधायक या संविधान का लेखक संरक्षकों के पहले समूह का चयन करता है। तत्पश्चात संरक्षक वंशानुमति से उत्तराधिकार प्राप्त करते रहते हैं। इसमें मुख्य समस्या यह सुनिश्चित करने की है कि संरक्षकों द्वारा विधायक के आशयों का पालन किया जाता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्लेटो ने अनेक राजनैतिक, आर्थिक, शैक्षिक व अन्य प्रकार के उपाय सुझाए हैं। चूँकि संग्रहणशील प्रवृत्तियों और पारिवारिक बंधनों के कारण भ्रष्टाचार पैदा होता है, अतः रिपब्लिक न तो निजी संपत्ति रखेंगे और न ही पारिवारिक प्रणाली का पालन करेंगे। रहन सहन सामुदायिक होगा और खाने की समान व्यवस्था होगी। स्त्रियां और बच्चे सभी के होंगे। बच्चों को एक खास आयु में माँ बाप से अलग कर दिया जाएगा और उनका पालन पोषण राज्य द्वारा किया जाएगा। कमज़ोर व बीमार बच्चों को जन्म के साथ ही मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। उचित प्रकार की शिक्षा के बारे में प्लेटो ने काफ़ी विस्तार से बताया है। शिक्षा में सांस्कृतिक और खेलकूद, जिम्नास्टिक्स शामिल होंगे। शरीर के लिए कठोर प्रशिक्षण में लड़के तथा लड़कियां दोनों भाग लेंगे। लड़कियों को सेना की सभी कलाओं के प्रशिक्षण दिए जाएंगे और उन्हें बहादुर बनाने के लिए तैयार किया जाएगा। शिक्षा में गंभीरता, शालीनता और साहस का समावेश होगा। यह साफ पता होगा कि शिक्षा कठोर सैनिक प्रशिक्षण का एक प्रकार है। प्लेटो के विचार से साहित्य, ड्रामा तथा संगीत पर कठोर नियंत्रण होना चाहिए। होमर पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए, जो देवताओं के अनैतिक व्यवहार बताता है।
साहस तथा सैन्य सद्गुणों को कमजोर करने वाले करुणा युक्त त्रासदी ड्रामों पर भी प्रतिबंध होना चाहिए। हल्का, सस्ता हास्य, मूकाभिनय एवं मस्खरापन के लिए रिपब्लिक में कोई जगह नहीं होगी। प्लेटो कवियों के प्रति भी कठोर हैं। वह सैनिकों को तथा आम जनता को साहसी बनाने वाले सैन्य संगीत को बढ़ावा देते हैं। जनता इस या ऐसे प्रस्तावित राज्य शासन को पसंद करेगी, इसमें प्लेटो को संदेह है। वे आशा करते हैं कि जनता एक शाही झूठ से मान जाएगी। इसमें इस मिथक को प्रस्तुत और प्रचारित किया जाएगा कि ईश्वर ने 3 प्रकार के मनुष्य बनाए हैं: शासक या संरक्षक, सैन्य वर्ग तथा आम आदमी। यदि लोग असमानता व वर्ग प्रणाली को दैवी आदेश स्वीकार कर लेते हैं तो उनमें कोई असंतोष या सामाजिक अशांति नहीं होगी। गणराज्य राजनैतिक स्थिरता का सुख भोगेगा। आदर्श सामान्य संपत्ति के 3 वर्गों का वर्णन करने के बाद प्लेटो न्याय की अपनी दूसरी संकल्पना स्पष्ट करता है। राज्य का विवेक संरक्षकों के छोटे वर्ग में, राष्ट्र का साहस सहायक सेना में तथा राष्ट्र का संयमितता प्रशासन करने वालों के प्रति अधीनस्थों में रहता है। राष्ट्र का न्याय इस बात में रहता है कि हर व्यक्ति दूसरे के कार्य में दखलंदाजी किए बिना अपना काम करता है। व्यक्ति सही है जब उसकी आत्मा के सभी भाग उच्चतर भागों के प्रति निम्नतर भागों की अधीनता के साथ सुसंगति के साथ काम करते हैं। इसी प्रकार राष्ट्र भी सही है जब इसके सभी वर्ग और उनके अपने अपने सदस्य अपने अपने सौंपे गए कार्य परिश्रम पूर्वक करते हैं। दूसरी ओर राजनीतिक अन्याय दस्तंदाज और व्यग्र आत्मा में रहता है, जिसके कारण एक वर्ग दूसरे वर्ग के काम में दस्तंदाजी करने लगता है। जैसा कि बर्ट्रैंड रसेल ने हास्यपूर्वक कहा है कि हर व्यक्ति को अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। एक प्रशंसनीय कथन है, लेकिन यह बात समानता, निष्पक्षता तथा ईमानदारी पूर्वक कार्य पर आधारित न्याय की वर्तमान संकल्पना पर मुश्किल से ही सही बैठती है। प्लेटो के विचारों की समीक्षा आलोचना। अनेक शताब्दियों तक दार्शनिक गण प्लेटो के द रिपब्लिक का खूब गुणगान करते रहे। इसे मुक्त विचार शक्ति यात्रा संकीर्ण व्यक्ति के निजी स्वार्थ से मुक्त राजनैतिक विचारों की लोकोत्तर अभिव्यक्ति माना गया था। यद्यपि उस समय का एथेनियन राज्य बिल्कुल नैतिक गिरावट की अवस्था में था। प्लेटो ने इसका स्वरूप या इसके सत्य को संभवतः प्रकट किया था, किंतु नैतिक बुनियादों यानी कि आधारों को दफन कर दिया था। यह मान लिया गया था कि रिपब्लिक की राजनैतिक संस्थाएं व्यक्ति को राजनैतिक समाज का दास बना देती हैं। राजनैतिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए व्यक्ति के संकल्प, व्यापार तथा राज्य की शक्तियों के बीच सामंजस्य स्थापित करना होगा। आधुनिक समय में राजनैतिक विचारकों, चिंतकों ने प्लेटो के विचारों पर हमला बोल दिया है। उन विचारों को आधुनिक गणतांत्रिक स्वभाव यानी कि प्रकृति के विरोधी के रूप में देखा जाता है। बर्ट्रैंड रसल फासीवाद की वंशावली प्लेटो से ढूंढते हैं। कार्ल पोपर तो प्लेटो को खुले समाज के 3 महान बौद्धिक शत्रुओं में से एक मानते हैं और 2 हैं हेगल तथा मार्क्स। आधुनिक लेखकों द्वारा प्लेटो के विरुद्ध लगाए गए मुख्य अभियोगों को हम देख सकते हैं। प्लेटो के उत्कृष्ट लेखन के बावजूद उनका रिपब्लिक वंशानुगत रूप से कुलीन तंत्र है, अनिवार्यतः नहीं अपितु तानाशाही सिद्धांतों पर टीका है।
राजनैतिक शक्ति संरक्षकों के पास होती है। आबादी के एक बड़े भाग किसान, कारीगर तथा व्यापारी वर्ग को राजनैतिक शक्ति से अस्थायी तौर पर निकाल दिया जाएगा। यह अस्थायी प्रकृति की व्यवस्था होगी जिसमें परिवर्तन की कोई संभावना नहीं होगी। प्लेटो के रिपब्लिक में उनकी इस अवचेतन तानाशाही इच्छा की छाया मिलती है। गणतांत्रिक प्रविष्टियों को कुचल दिया जाना चाहिए। ऐसा लग सकता है कि रिपब्लिक का शासन प्लेटोनिक आदर्शों से अनुप्राणित संत संरक्षकों द्वारा चलाया जाएगा। चूँकि आदर्शों में अवैयक्तिक आचार होते हैं, अतः प्रबुद्ध दार्शनिकों के शासन के विरुद्ध कोई बड़ी आपत्ति नहीं होने की संभावना नहीं है। यह उन दूषित गणतांत्रिक प्रणालियों की अपेक्षा पसंद किया जाने वाला प्रतीत हो सकता है जो अक्सर राजनेताओं के स्वार्थी लालचों एवं शक्ति के लोभ से पैदा होती है। कठिनाई यह है कि सर्वाधिक प्रबुद्ध विचारधारा पर भी एक मतवय या सहमति नहीं भी हो सकती है। विचारधारा एक सामाजिक समूह की इच्छाओं, आशाओं और दुनिया के प्रति दृष्टिकोण को व्यक्त करती है। विचारधाराएं परस्पर विरोधी हो सकती हैं। 20वीं सदी का दूसरा अर्ध भाग पश्चिमी पूंजीवाद व साम्यवाद के बीच संघर्ष की कहानी है। नैतिकता पर संघर्ष हो सकता है। उदाहरण के लिए एक क्रिश्चियन संत एवं नीत्शे के सुपरमैन के बीच आदर्शों को प्रायः एक व्यक्ति के वर्ग, स्थिति या राष्ट्र से असंबद्ध नहीं किया जा सकता। संरक्षकों के आशीर्वाद का लोकप्रिय इच्छाओं, आवश्यकताओं या आशाओं से संबंध अधिक से अधिक यही हो सकता है कि संरक्षक प्लेटो के आदर्शों को लागू करेंगे। आधुनिक गणतंत्रीय सिद्धांत के विपरीत प्लेटो की न्याय की संकल्पना का समानता के साथ कोई संबंध नहीं है। न्याय का अर्थ है कि नागरिक उनकी स्थिति को संरक्षकों, सैनिकों, किसानों, कारीगरों या व्यापारियों के तौर पर स्वीकार करें और उन्हें सौंपे गए कार्यों को अंजाम दें। इस संकल्पना में शक्ति और विशेषाधिकार की असमानता अन्याय के बिना बने रह सकती है। प्लेटो वंशानुगत संरक्षकों के शासन में कोई अन्याय नहीं मानते क्योंकि वे अपने ज्ञान व प्रशिक्षण के कारण शासन करने के सर्वथा उपयुक्त हैं। इस प्रश्न यानी कि बात पर प्लेटो का विचार एक भ्रांत धारणा है। समाज में कुछ व्यवसाय जैसे डॉक्टरी, वकालत, जहाज रानी तथा लेखांकन ऐसे हैं जिनके लिए व्यावसायिक कौशल पाने की ज़रूरत होती है, किंतु जो राजनैतिक पद पर जाना चाहते हैं उनके लिए ऐसी कोई योग्यता की ज़रूरत नहीं होती। आकांक्षी राजनैतिक नेताओं के लिए नागरिक ही होने की योग्यता ही पर्याप्त है। इस बारे में प्लेटो का विचार मिथ्या तुल्य रूपिता पर आधारित है। प्लेटो का तर्क है कि संरक्षकों को अमूर्त यथार्थवाद के नैतिक विचारों का ज्ञान होता है। इस प्रश्न को एक ओर छोड़कर कि आदर्श यथार्थवाद वास्तव में होता भी है या नहीं, हमें प्लेटो तथा एक लंबे समय तक अनेक दार्शनिकों ने तथ्यात्मक विवरणों का नैतिक निर्णयों के साथ घालमेल कर दिया। तथ्यात्मक विवरणों की जांच हो सकती है और वे वस्तुनिष्ठ होते हैं। वे विश्व की घटनाओं या विशेषताओं के बारे में होते हैं जिनकी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जांच हो सकती है। उदाहरण के लिए परीक्षण के आंकड़े तथ्यों का विवरण होते हैं। भौतिक संसार का ज्ञान अधिकतर विज्ञान के तथ्यात्मक विवरणों का होता है।
प्लेटो जिन नैतिक न्यायों व सिद्धांतों से संबंधित है वे सत्य से परे हैं। नैतिक न्यायों की प्रकृति पर हम बाद में चर्चा करेंगे, किंतु यह देखना जानना सरल है कि तथ्यों जैसे आचार विषय परक बाह्य वास्तविकता से सीधे जुड़े नहीं हैं। वे अनियमित वांछनीय मानव आचरण तथा जीवन शैली से संबंधित हैं, जबकि सिद्धांततः इस बात पर सहमति हो सकती है कि तथ्य एक्स सत्य है, झूठा, गलत, किंतु आचारों के साथ ऐसी बात नहीं हो सकती। जैसा कि हम देख चुके हैं, लोग आचार नैतिकता के बारे में भिन्न राय रखते हैं, जो व्यक्ति के आदर्शों, पसंद तथा ध्येय पर निर्भर करती है। इस अर्थ में प्राणियों, व्यक्तियों को ज्ञान में बराबर नहीं माना जा सकता। आधुनिक शब्दावली में व्यक्ति को तथ्यों के निर्णय एवं मूल्यों के निर्णयों के बीच अंतर करना होगा। तथ्यों पर सहमति मानक जांच पद्धतियों पर निर्भर होती है, किंतु नैतिक समझौते सद्विवेक का मामला है। हम प्लेटो के रिपब्लिक की कुछ और अनाकर्षक विशेषताएं देख सकते हैं। इनमें सर्वसत्तावादी व तानाशाही शासन की गंध आती है। प्लेटो भोली भाली जनता को धोखा देने के लिए शाही झूठ, त्वलंस शपम का प्रयोग करने के लिए तैयार हैं। वे सेंसरशिप शुरू करते हैं, जो कि स्वतंत्रता के सिद्धांत के विरुद्ध है। परिवार प्रणाली को समाप्त करने के उनके प्रस्ताव भयानक हैं। वे व्यक्ति की निजी नैतिक गुंजाइश को लगभग समाप्त कर देते हैं। उसकी गतिविधियां और आनंद अनुभूतियां सामाजिक अवयव संस्थान का भाग हैं। वह राज्य में अप्लावित यानी कि डूबा है। जैसा कि हमने पहले देखा है, सद्गुणों पर प्लेटो के विचार सुकरात के लिए लिए गए हैं। वे उन्हें रूपों के अपने सिद्धांत के ढांचे में ढाल लेते हैं। परिणाम स्वरूप वे उनमें रहस्य का भाव जोड़ देते हैं। प्लेटो व्यक्ति के नैतिक जीवन को राज्य के नैतिक संविधान पर निर्भर मानते हैं। अतः प्लेटोनिक नैतिकता पर किसी चर्चा को राजनैतिक नैतिकता से अलग नहीं किया जा सकता। प्लेटो को सामान्यतः एक नीति शास्त्री की बजाय राजनैतिक विचारक माना जाता है। उनका आदर्श राजनैतिक राष्ट्रमंडल, गणतंत्र एवं आम आदमी राजनैतिक दार्शनिक के शब्दों में अत्यंत गंदा से उनकी विरक्ति एवं तानाशाही शासन के सतत वजूद को सुनिश्चित करने की उनकी इच्छा का फल है। उनके लुभावने शब्दों का प्रतिकार न करते हुए उनका आदर्श राष्ट्रमंडल गहराई में एक बंद सैन्य तानाशाही कुलीन तंत्र है। इसमें आधुनिक तानाशाही की गुणात्मक विशेषताएं हैं। अतः प्लेटो का राजनैतिक चिंतन आधुनिक उदार राजनैतिक विचार से विपरीत है। तथापि व्यक्तिगत नैतिकता गुण का उनका वर्णन आज भी प्रेरक आदर्श है। अब ये सार संक्षेप तो नहीं पढ़ेंगे हम लोग। अरस्तु के बारे में पढ़ लेते हैं पूरा। जीवनी की रूपरेखा। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु प्राचीन महान यूनानी दार्शनिकों की त्रयी है। अरस्तु का जन्म थ्रास में एक यूनानी बस्ती स्टेगिरस में ईसा पूर्व 384 में हुआ था। उनके पिता निकामांसा मकदूनिया के राजा के राजवैद्य थे। अरस्तु के माता पिता का देहांत जल्दी ही हो गया था। तब वे एथेंस चले गए और 20 वर्षों तक प्लेटो के शिष्य बन पढ़ते रहे। अकादमी में अरस्तु ने ज्ञान प्राप्ति की अदम्य इच्छा का वर्णन किया है। ईसा पूर्व 347 में प्लेटो की मृत्यु के बाद अरस्तु ने एथेंस छोड़ दिया। वे 3 वर्षों तक एटर्नस के शाही दरबार में रहे।
जब उसके राजा का कत्ल ईरानियों द्वारा कर दिया तो वे माइटिलीन चले गए और वहाँ अनेक वर्षों तक रहे। वहाँ से वे मकदूनिया के राजा के निमंत्रण पर उसके 13 वर्षीय पुत्र प्रसिद्ध एलेक्जेंडर अल्छेंद्र को पढ़ाने के लिए वहाँ चले गए। उन्होंने वहाँ 5 वर्षों तक एलेक्जेंडर को पढ़ाया। तब वे वापस एथेंस आ गए और लाइसियम नामक स्थान पर अपना दर्शन शास्त्र का स्कूल खोला। सोच यानी कि अप्रोच। अरस्तु की दर्शन की सोच प्लेटो से बिल्कुल अलग थी। दार्शनिक आदर्शवाद के संस्थापक प्लेटो चेतना एवं सांसारिक मानवीय मामलों के संसार से परे थे। इसके विपरीत अरस्तु तथ्यपरक और जमीनी व्यवहारिक विचारक थे, जिन्होंने नैतिकता को साधारण मानव जीवन के ढांचे में ढाल दिया। अरस्तु ने तथ्यात्मकता एवं प्रत्यक्षता को नहीं छोड़ा और वे वास्तविक मानव अनुबंध के बंधन में रहे। अरस्तु ने अनेक प्लेटोनिक सिद्धांतों की आलोचना की और यहाँ तक कि उन्हें अपने शिक्षक गुरु के प्रति कृतज्ञ तक होने का दोष लगाया गया था। तथापि अरस्तु की आलोचना निजी विद्वेष से मुक्त थी। वे स्वयं को प्लेटो का मित्र कहते थे, पर वे उससे अधिक सत्य के मित्र थे। अपने प्रसिद्ध निबंध निकोमासेन एथिक्स में अरस्तु ने मुख्यतः नीति शास्त्र के 2 पहलुओं आनंद तथा सद्गुण की ही चर्चा की है। हम उसके